रेकी में कैंसर को कैसे समझ सकते हैं? जो भी चीज अनकंट्रोल है, आपके अंदर कोई विचार अनकंट्रोल है, आपकी इच्छा अनकंट्रोल है, तो यू आर वेरी मच ओपन फॉर द कैंसर कंडीशन। सब बहुत सी बीमारियों में लोगों को लगता है कि वो इतना परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर से ये आवाज आने लगती है, यार मैं मरने वाला हूँ बस, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। जी। तो वहां पे एनएलपी कैसे वर्क करेगा? हम ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज कर देते हैं। होप्स और अनहोप, ये ब्रेन का इम्पैक्ट है। जब आपके पास पहली बार कोई पेशेंट आया था कैंसर का, तो आपने उस पेशेंट की आंखों में सबसे पहले क्या देखा? फियर, पेन या होप? मौत पहली बार देखी थी मृत्यु, क्योंकि उनके पास 2 हफ्ते गए थे डॉक्टर ने कि 2 हफ्ते हैं, बस 2 हफ्ते। और मेरे पास उनकी हीलिंग स्टार्ट हुई थी 2 हफ्ते से, होते 7 साल तक उन्हें कुछ नहीं हुआ। रेकी करने से मिरेकल होते हैं, ये 100% सच है या झूठ? मिरेकल लोगों को लगते हैं, बट ये नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक बार फिर जुड़े आपके साथ इस नए पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत कुछ खास फिर होने वाला है। धमाकेदार ये पॉडकास्ट रहने वाला है। रेकी को लेकर लगातार हम अपनी सीरीज में बात कर रहे हैं। रेकी से आप लोगों को बता रहे हैं कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर बीमारी की, या उन बीमारियों के बारे में जिन्हें आप रेकी से भी ठीक कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बड़ी बीमारी जिससे लोग डरते हैं कि मुझे कैंसर ना हो जाए, या जिसे है अगर उन्हें पता लग जाए कि किसी को कैंसर है तो ये ही दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है ये इंसान को मौत के मुंह में ले जाती है। लेकिन डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, बहुत सी बार वो ठीक नहीं हो पाते, लास्ट स्टेज पर लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आप हीलिंग से, रेकी हीलिंग से अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से हील कर सकते हैं। कैसे? आज इस पॉडकास्ट में पता लगेगा। ऐसे ऐसे टेक्निक्स आप लोगों को बताए जाएंगे, ऐसे लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिए जाएंगे इस पॉडकास्ट में, स्टोरीज ऐसी बताई जाएंगी जिन्हें सुनकर आप यही कहेंगे कि काश जिनको कैंसर था वो पहले सर से मिलते, तो उनकी या तो मृत्यु नहीं होती या वो इतना परेशान ना होते। ये पॉडकास्ट आप सबकी लाइफ को बदल सकता है, बशर्ते आप सभी को ये आखिर तक देखना होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज। एक ऐसा नाम जो लाइफ कोच के नाम से जाना जाते हैं, जो एनएलपी कोच के नाम से जाने जाते हैं, जिनके माध्यम से लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है। सर, स्वागत आपका पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। शुरुआत करेंगे पॉडकास्ट की हमेशा की तरह आपकी गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। जब आपके साथ बैठे हैं तो सर एक अलग एनर्जी है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, और बहुत सारे मिथ भी आज आपको दूर करने इस पॉडकास्ट जी में। जी जरूर। इंतजार रहता है लंबे समय से, बड़ी मुश्किल से आप हाथ लगते हैं। जी सर। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप एक एनएलपी कोच हैं और एक लाइफ कोच हैं। जी। एनएलपी की अगर हम बात करते हैं और रेकी की अगर हम बात करते हैं, दोनों अलग अलग एनर्जी बेस्ड हैं अगर हम बात करें तो। इन दोनों का लेकिन आपस में संबंध क्या है, इसको आप समझाइए थोड़ा सा। एनएलपी हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम होता है जी, जिसमें हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम से जानते हैं, जिसमें हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं, सबकॉन्शियस अपने माइंड को और ब्रेन को ट्रेन करते जी। हैं। रेकी एनर्जी पे काम करती है, वो फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी दोनों पे काम करती है। एनएलपी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करती है, आपके ब्रेन की एबिलिटीज, मेंटल कैपेसिटीज पे काम करती है, और उसकी एक एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस पे काम करती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा पास जितनी मुसीबतें आती हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस की। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर लें तो हमारी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल सर, एक्सेप्टली। लोग ब्रेन में एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते, इसलिए कंडीशनिंग हो नहीं पाती। तो कई बार एनएलपी जरूरी होती है ब्रेन को एनर्जी तक लेके जाने के लिए। लोग अभी भी एनर्जी पे डाउट करते हैं, बार बार कहते हैं कि
एनर्जी वाला सिद्धांत काम तो करता है, उतना नहीं करता। और उसी की जगह पर अगर हम कोई एक मेडिटेशन, कोई एक हल्का सा प्रोग्राम करा दें उनको, जहां हम कुछ कमांड दें, उनको फॉलो करने को बोले, वो बहुत खुश होते हैं। तभी गाइडेड मेडिटेशन एक सेल्फ मेडिटेशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन में एनएलपी को कंसीडर करते हैं हम लोग। तो एनएलपी क्या होता है? ब्रेन में एंटर करने का दरवाजा खोल देती है। अच्छा। आपकी सोच को समझने का मौका देती है और उसमें नया कुछ चेंज करने का, रीप्रोग्रामिंग करने का, री इम्प्रिंटिंग करने का एक तरीका देती है। सर मैं डिजीज की अगर मैं बात करता हूँ तो कैंसर के बारे में आपको बहुत कुछ मेरे को जानना है इस पॉडकास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कैंसर के अलावा आपने किन किन डिजीज में या केसेस में इनका प्रभाव देखा है? देखिए, हमारे पास तो लगभग आपको पता है सभी की टाइप की हमारी बीमारियां आती हैं। जितनी हॉस्पिटल में बीमारियां आप सुनी होंगी, लगभग सारी ही हम डील करते हैं। अच्छा। हमारे पास में कोई ऐसा हमारा कोई फिक्स बीमारी का पैटर्न नहीं है कि कोई हमने ठीक ना करे। लाइफ के मैक्सिमम इश्यूज, एनएलपी का केवल बीमारियों पे इम्पैक्ट नहीं है, हाँ। लाइफ के इश्यूज पे भी है। मैरिज, अच्छा। एजुकेशन, अपना बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। आपका माइंड बिजनेस करना चाहता है, आपका ब्रेन बिजनेस करना चाहता है, बट आप कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इस पे काम करा है। मैरिज की जो कंसेप्ट थी लाइफ में सही नहीं चल रही थी, उस पे काम करा है। जी। कितने ही बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो रोल में जाने के लिए और उससे बाहर आने के लिए एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार अपने उस लाइफ के प्रोफेशनलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों ने इस्तेमाल करा। कई बड़े बड़े टाइकून्स थे, बिजनेस टाइकून्स, उनकी एक लेवल के बाद में आके सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसे क्रॉस करने के लिए एनएलपी का इस्तेमाल करा। बच्चे कई सब्जेक्ट से डरते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, कुछ भी सब्जेक्ट, उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो एनएलपी किसी एक जगह काम नहीं करती है, मल्टीपल जगह काम करती है। ब्रेन हर चीज के लिए कंडीशनिंग क्रिएट करता है, हम उस बनाई गई कंडीशनिंग को तोड़ देते हैं। अच्छा। आप उस कंडीशनिंग को री इम्प्रिंट कर देते हो। जैसे अभी हम आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए कैंसर क्या इंपैक्ट करता है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट कैंसर व्हेन यू हर्ड दिस वर्ड कैंसर? तो कैसा आपके लिए? सर एक डरावनी बीमारी जिसे देखकर डर लगता है सुनकर। ठीक है, कुछ देर के लिए विजुलाइज करते हैं कि आपकी बॉडी में बीमारी है, ऐसे भगवान ना करे हो, बट विजुलाइज करते हैं। और अब मैं कहता हूं कि इस बीमारी का नाम कैंसर नहीं है, इसका नाम है चिंटू। अब आप डिस्क्राइब करना कैंसर को कि मुझे कैंसर हो गया, आप बोलेंगे चिंटू हो गया मुझे। बोल के देखिए माइंड में, ऐसा लगेगा कुछ नहीं। फनी। हाँ। आपने एनएलपी का यूज करके ब्रेन को ट्रेन कर दिया। ओके ओके। आपका दिल तोड़ के कोई इंसान गया, आपको किसी ने धोखा दिया प्यार में, आप उसके नाम को रीफ्रेज कर दो। हाँ। और ये मत कहो प्यार में हार गया, कहो मुझे गधे ने तो लत्ती मार दी। ये तरीका होता है अपने आप को उसी से बाहर निकालने का, कि मुझे प्यार में मजा आ गया, मुझे इसके साथ मजा आ गया। आप ये कहो मत कि मुझे कोई तकलीफ है। ब्रेन तकलीफ समझता है, बॉडी तकलीफ क्रिएट करती है, हालात में, कंडीशन में तकलीफ बन जाती है। मैं ब्रेन को रिस्पॉन्स देने नहीं दूंगा ना। मेरे लिए कैंसर वैसा नहीं है जैसे लोगों के लिए होता है। हाँ। मेरे लिए ये है कि मैं ठीक कर दूंगा, हो जाएगा ठीक। नॉर्मल सर दर्द महादेव है मेरे साथ में, क्या दिक्कत है? जैसे फुंसी ठीक होती है, ऐसे कैंसर भी ठीक होता है, बट लोगों के लिए वो हैवी होता है। हाँ। इसलिए हावी होता है। जो हैवी है वो हावी है, जो हैवी नहीं वो हावी नहीं। बिल्कुल। मेरे मेरे ऊपर मेरे महादेव है हमेशा, मैं उन्हीं को मानता हूं, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो एनएलपी मैंने कर रखी है, प्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है कि मेरे लिए महादेव सबसे ऊपर है। स्ट्रेस नहीं, चिंता नहीं, परेशानी नहीं, दिक्कत आएगी सोल्यूशन आ जाएगा। आपने बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाया एनएलपी के बारे में जी। लेकिन एनएलपी को मैं और समझना चाहता हूं जी श्योर। डेली लाइफ में एनएलपी का क्या रोल है? हमें कैसे पता लगे कि हाँ एनएलपी से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? मैं एनएलपी के ज्यादा और आगे बढ़ता हूं, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूं, क्योंकि एनएलपी साइकोलॉजी का एक छोटा हिस्सा है। हाँ। आपको लाइफ में परिवर्तन लाना है जी। आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। हाँ। आप ऐसे बैठ रहे हैं, आप अपने लेफ्ट फुट को ऊपर करे हुए हैं, राइट फुट को नीचे हुए। ये साइकोलॉजी है। हाँ। कि आप अपना एक फ्रंट ऊपर रखते हैं। अभी आप आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, इसलिए आप लेफ्ट फुट को ऊपर करे हुए हैं। जब आप मुझसे प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम फाइनेंस बात करेंगे, आपका राइट फुट ऊपर हो जाएगा। बॉडी की लैंग्वेज है। अगर आप और न्यूट्रल होना चाहते हैं तो सेंटर लाइन पे बैठिए। अच्छा। ना राइट आगे ना लेफ्ट आगे, आप बिल्कुल सेंटर पे बैठिए, आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आ जाएंगे। आप ब्रश करते हैं, राइट हैंड में ब्रश होल्ड करते हैं, सिर ऐसे हिलाते हैं। आप लेफ्ट हैंड से करके देखिए, आपका सिर नहीं हिलेगा, आपका हैंड नहीं हिलेगा। कभी आपका सिर हिल रहा होगा, कभी आपका हैंड हिल रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाता, क्योंकि ब्रेन को एक पैटर्न की हैबिट है। बिल्कुल। एनएलपी का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, हम पैटर्न्स पे तो काम कर रहे हैं। और अगर कोई इंसान एक छोटे से शीशे में
कहीं कोई टुकड़ा मार दे जोर से, हाँ। पूरा शीशा चटकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर। ऐसे इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, हाँ। कि आप तितली के पंख पे एक जगह कुछ हल्का सा कहीं कोई टप्पा मार दें, कोई उंगली मार दें, तो पूरी बटरफ्लाई उड़ना भूल जाएगी, क्रैश कर जाएगी। तो टाइम भी चेंज ऐसा ही होता है बटरफ्लाई इफेक्ट से, कि आप छोटा परिवर्तन लाते हैं, उस छोटे परिवर्तन से बहुत बड़ी बड़ी चीज हो जाती है। जी। आप रेगुलर लाइफ के अंदर जो करते हैं केवल उसे ध्यान से करें कि मुझे ये नहीं करना, अब मैं ऐसे करूंगा। आपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, आप अपने दुकान पे गए, आप अपने सामने कैमरा लगा लीजिए कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे हाव भाव हैं, कस्टमर से आप कैसे इंटरेक्शन करते हैं, अपने बात करने का पैटर्न को देखिए, सब कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए और समझिए कि मुझे अब इसे पूरा चेंज करना है। कोई और पैटर्न अडैप्ट कीजिए और आप देखेंगे अगले 10-15 दिन के अंदर आपका बिजनेस फ्लक्चुएट हो जाएगा। अच्छा। पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव ग्रोथ हो जाएगी, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव। तो लोग अपने अगर दैनिक चर्या को, जीवनचर्या को डेली नोटिस करें, हम कैसे खाना खाते हैं, किस हाथ से खाना खाते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा इस बारे में कि कई लोग राइट हैंड से लिखते हैं, कई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कई लोग दोनों हैंड से लिखते हैं, एम्फीडेक्स्ट्रस कहते हैं। मैं दोनों हाथ से काम कर सकता हूँ। मेरे पिता आर्मी में थे तो उन्होंने मुझे दोनों हाथ से ट्रेनिंग कराई है, तो मैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी दोनों हाथ यूज करता हूँ। तो इससे लेग स्पिन, इससे ऑफ स्पिन, मुझे दोनों करनी आती है। तो अब क्या हुआ, क्रिकेट की जो नॉलेज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द फील्ड है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मैं लेफ्ट हैंड से भी शॉट मार लेता हूँ, राइट हैंड से शॉट मार लेता हूँ, तो मेरा लाइफ में अडेप्टिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। बॉडी को हम पैटर्न देते हैं तो जिंदगी पैटर्न में चली जाती है। जब माइंड को पैटर्न नहीं देंगे तो बॉडी पैटर्न नहीं लेगी, बॉडी पैटर्न नहीं लेगी, जिंदगी कहां से पैटर्न ले लेगी। बिल्कुल सर। मेरे पास कंडीशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, मैं फ्लेक्सिबल होकर फिर निकल जाऊंगा। लाइफ फंसाने का प्रयोग करेगी या फंसाने की चाहत लेके आएगी, मैं निकलने की चाहत ले लूंगा। क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ना वो करके आ रहे हैं। उनको लगता है यार मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ तो मेरे को हेजिटेशन हो रही है, चीजों को लेकर बर्डन आ रहा है, खुद को एकदम बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं। आमिर, लोगों के लिए रेमेडी ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा करा दो। हाँ। मंत्र करा तो रेमेडी है। रेमेडी खाली इतना रात तो रात उनको असर चाहिए ना। ब्रश करने का पैटर्न चेंज कर लो, ये भी रेमेडी है। हाँ। बैठने का तरीका चेंज कर लो, ये भी रेमेडी है। पानी पीने का मेथड चेंज कर लो, रेमेडी है। रेमेडी हर चीज में है। आई थिंक रेमेडी ये भी है। मैं बैठने का तरीका आपका भी ऐसा देखता हूँ। बिल्कुल। आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कभी नहीं बैठते, मैंने हमेशा देखा है। मैं बीचों बीच बैठता हूँ, आप देखिए। हाँ। और एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये हो गया तो मैंने अपना पेट का एरिया आगे कर दिया। जब मैं ऐसे रहूंगा तो मेरी मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी। जब मेरी स्पाइन सीधी है तो ज्ञान पूरा आता है। तो मैं न्यूट्रल होकर दोनों पैरों पे बाहर डाल के बैठता हूँ। राइट लेफ्ट नहीं करता बॉडी को बहुत ज्यादा। आप जब सेंट्रलाइज्ड होंगे ना तो लाइफ भी सेंट्रलाइज्ड होगी। जो डिसेंट्रलाइज होते हैं, आप किसी इंसान का पोस्चर देखिएगा, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, लाइफ कहां जा रही है, इधर उधर। पैटर्न ऐसे ही बदलता है। रेमेडी वो नहीं होती जो मंदिरों में चिल्ला चिल्ला के लोग कर रहे होते हैं कि 10 हमने तोले सोना चढ़ा दिया, हमने केले चढ़ा दिए। भगवान केले का भूखा है। सही बात है। भगवान में केले की उंगली पड़ रही है। जिसने खुद केले बनाए हैं उसे केले चाहिए तुम्हारे। बिल्कुल। उसे तुम्हारा कर्म चाहिए। भगवान कर्म का भूखा है, भाव का भूखा है। कर्म दो, भाव दो जी, रेमेडी हो जाएगी। और जो हम कर ही नहीं पाते। सर, रेकी के पेशेंट की अगर मैं इमोशंस की बात करूं, माइंड और बॉडी के साथ क्या कनेक्शन होता है? देखिए, माइंड का पहला काम होता है एक्सेप्टेंस। हाँ। और एक्सेप्टेंस आमिर हमारे अंदर है ही नहीं। ये फैक्ट है। थोड़ा सही डाउट तो है, कहीं ना कहीं डाउट तो होता है, और बस यही खेल है। माइंड का एक्सेप्टेंस का अगर आ जाए तो रेकी का असर तो पूरा पूरा है। यूनिवर्सल एनर्जी हर वक्त काम कर रही है। जब वो एनर्जी जीव जंतुओं पे काम कर रही है, पौधा तोड़ दो, पौधा खुद उग जाता है। पौधे की आम तोड़ दो, उसकी आम उग जाती है। आपके क्यों नहीं उग रही? बिल्कुल। आपकी इंजरी हील क्यों नहीं हो रही? पौधे में ऐसा क्या हो रहा है जो कि पानी ले रहा है, जमीन ले रहा है, धूप ले रहा है, उससे हील हो रहा है। आप पानी, जमीन, धूप के पास पहुंच जाओ ना, जिससे मदर नेचर हील कर रही है, जिस चीज को पूरी जीव जंतु को हील कर रही है, आप कर लो। हमारे पास सिर्फ ये है माइंड। हमारा माइंड इतना करप्ट है कि हमें हीलिंग से दूर और इजीनेस की तरफ लेके जाता है कि आराम कर ले भाई, मेहनत नहीं करनी। इसीलिए हीलिंग अकर नहीं होती। अगर आपको मैं हील करता हूं और आप उठाकर नॉनवेज खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, आप अनाज खा रहे हैं, आप ये व्हाइट मैदा खा रहे हैं, आपकी बॉडी सड़ रही है। बिल्कुल। मैं यहां पर किसी के खाने के सोर्स पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्योंकि बॉडी को अगर आप सड़ने वाली चीजें दे रहे हैं, आपको पता होगा नॉनवेज सड़ता है बॉडी में, कई दिनों तक सड़ता रहता है। और ना यकीन आए तो जो वॉशरूम यूज करके आए नॉनवेज खाने के बाद में, एक बार होके आइए उस वॉशरूम में, खड़ा नहीं हो जाएगा। वेजिटेरियन डाइट के बाद में आपकी बॉडी हल्की रहती है।
जितना डार्क खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, एनिमल के ऊपर बेस्ड खाना खाते हैं, उतनी बॉडी भारी हो जाती है। ओके। अगर आप हीलिंग ले रहे हैं, अपनी हीलिंग करवा रहे हैं किसी से भी, ये सब करके देखिए ना, बॉइल्ड फूड खा के देखिए, बॉइल्ड वेजीज खा के देखिए, एक हफ्ता, हजार 2 हफ्ता। लिवर सिरोसिस के पेशेंट आते हैं मेरे पास में, मैंने यही डाइट देखे देखी, मैं बॉइल्ड फूड खाना है, हफ्ते भर खाना है, जब भूख लगे खाना है, शाम के 6 के बाद कुछ नहीं खाना है, सुबह 6 तक। भूख लगे, बहुत तेज भूख लगे, सूप पी लो, मखाने खा लो, बस। उन्होंने करके देखा, अपने आप बॉडी रिपेयर होनी शुरू हो गई। लिवर सिरोसिस था, बिल्कुल एकदम भला चंगा इंसान घूमा, हीलिंग चल रही थी, रिजल्ट आया। किडनी के पेशेंट आए कितने सारे, सीकेडी लेके आते हैं, कितने लंग के पेशेंट आते हैं, लंग्स खराब हो गए हैं, कुछ नहीं करा, इमोशनल सेटअप चेंज कर दिया। लंग्स की सारी बीमारी इमोशन से आती है। अच्छा। बॉडी में 2 छलनी है, एक किडनी एक लिवर, ये छानती है। तो जब आपका एग्रेशन आ रहा है, आपके अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं, आप नेगेटिविटी कर रहे हो क्रिएट, वो कौन छानेगा? नेगेटिव इंसान का लिवर पहले ऑब्स्ट्रक्ट होता है, पॉजिटिव इंसान का लिवर पहले एनर्जाइज होता है। आप हीलिंग करो ना, लिवर देखो कैसा टनाटन रहता है। हीलिंग से हम ये काम कर देते हैं बॉडी को लगता है सिर्फ दवाइयां खानी है यार, तभी मेरी बीमारियां ठीक होंगी। आप आमिर मुझे बात बताओ, बॉडी दवाई खाने पे सही होगी क्या? साइड इफेक्ट कहां जाएंगे उसके? बॉडी आप में आर्टिफिशियली कुछ डालोगे, क्या बॉडी उसे बनाएगी दोबारा? नहीं, कभी नहीं बनाएगी, रुक जाएगी बॉडी कि बाहर से डल तो रहा है, मुझे बनाना क्यों है? आपने सुना होगा ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारे डब्बों के अंदर आते हैं, वो अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी उन्हें बना नहीं पाती है, रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। अब अगर आप डब्बे ही डब्बे खाते रहो, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आजकल देखा नहीं विटामिन डी का क्या स्कैम चल रहा है, कि हर रिपोर्ट में विटामिन डी कम आ रहा है। इंसान धूप में बैठ रहा है, बाहर घूम रहा है, विटामिन डी बढ़ नहीं रहा। ये अचानक से कुछ ऐसा नहीं, कुछ किसी ने कुछ करा गया हो। तो ब्रेन का ना बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारे आधे पेशेंट तो अपनी रिपोर्ट देखकर नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारी रिपोर्ट में आया। मैं कहा मुझे बताओ बॉडी में है कि नहीं है? कहते कैंसर है, रिपोर्ट में आया। मैं कहा बॉडी क्या कह रही है, मुझे ये समझाओ। बॉडी ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। जिस दिन बॉडी में कुछ आ जाए, अब समझ जाओ कैंसर वाकई में बढ़ चुका है। अच्छा। रिपोर्ट्स क्या कह रही है, वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। रीडर के ऊपर होता है, और बॉडी हर किसी की डिफरेंट टाइप की होती है। मान लो आपको कफ है, आपका बीपी नॉर्मल इंसान के बीपी कैसा होगा? अगर मैं कफ नहीं है मुझे, मैं अपने बीपी से आपका बीपी कंपेयर करूं, डाल दिया ना ब्रेन में वहम, डाल दिया कि तुम्हारा बीपी नॉर्मल नहीं है। भाई अगला एथलीट है, अगला ओबेस है, ओबेसिटी है, तो बीपी तो हाई होगा। एंजाइटी हो रही है उसे, तो उसका बीपी हाई होगा। अब उसका मैं बीपी कंपेयर करूंगा तो किस पेशेंट से, जिससे वो नॉर्मली इतना ही बीपी रहता है, इसका एंजाइटी रहती हो। हमने उसे हेल्दी इंसान से कंपेयर करना शुरू कर दिया, ये हेल्दी नहीं है, इसके लिए ये ठीक है, इसके लिए बॉडी जो कर रही है वो बेस्ट कर रही है। अब डॉक्टर कहते हैं आप बीमार हो, क्योंकि आपको हेल्दी से कंपेयर कर रहे हैं। भैया तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों सही करवाओ इसकी, और फिर बताओ क्या है। तो ये हमारी हीलिंग का और साइकोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है, एनएलपी का कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अगर सर मैं एक चीज और समझना चाहूँ जी, आपके अनुसार कैंसर को कैंसर सिर्फ जो फिजिकल डिजीज है, या उसका एनर्जेटिक और इमोशनल रूट भी हो सकता है? ओके, कैंसर एक कार्मिक डिसीज है, कार्मिक, जो कर्मों से आती है। कैंसर जी, हमने कई बार नोटिस करा, फैमिली के अंदर कई बार कर्म बंधे होते हैं। और मेरे पास ऐसा केस आया, फैमिली के अंदर 40 लोगों को कैंसर था। 40 लोग। आमिर आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमने पहली बार उस पत्री को स्टडी करा ना, तो मुझे लगा घर के अंदर बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है। मेरे मुंह से अचानक ही निकला कि आपके घर में कैंसर किसी और को भी है? कहती हाँ। मैं कितने लोगों का? कहती मोर देन 40। और उन्होंने बात पहले डिस्कस नहीं करी थी, और ऐसे कई लोगों ने हमारे साथ डिस्कशन करा। एक लेडी मेरे से पहले भी आई थी, उन्होंने कैंसर के कितने ही अपने घर में केसेस का नरेशन दिया। काफी बुजुर्ग थी, पूरी फैमिली में कैंसर फैला हुआ है। अच्छा। तो ये कार्मिक डिसीज है। अब कर्म कितने लेवल का होता है? मनसा वाचा कर्मणा, 3 लेवल का कर्म होता है। माइंड से पहले कैंसर क्रिएट होता है। अच्छा। आप अपने कैंसरियस कंडीशन को रिलीज कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड को रिलीज करना समझ जाएं। एक रिसर्च है इसके ऊपर कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो कैंसर को मार देते हैं। एंडोर्फिन्स कहते हैं जी। और एंडोर्फिन्स तब से क्रिएट होते हैं जब आपका माइंड खुश होता है हर वक्त। तो मैंने एक पहले पॉडकास्ट में बताया आपके चैनल पे कि आप माइंड में एंडोर्फिन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। विजुअलाइज करके, हल्का फील करके, उस चीज को अपने पर हावी मत होने दीजिए। और अगर वो हावी हो तो कुछ ऐसा ले आइए माइंड के अंदर जो कि उससे भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रेस हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे लाइफ में इनसिक्योरिटी हो रही है, मैं मन में लाऊंगा कि महादेव है मेरे साथ में, सब सही कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
ये कंडीशन जो है ना ये भी चली जाएगी, महादेव हैं सब निपटा देंगे। मैंने एक रिलैक्सेशन का मोड बना लिया कि महादेव हैं। अब बढ़ते 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 ये मेरा बिलीफ बन जाएगा। अब मेरे बिलीफ को जब मैं बार बार जपूंगा, इसे फैलाऊंगा, तो मेरी बॉडी में बिलीफ हर माइंड में जाएगा। हाँ। बॉडी का हर एक सेल का अपना माइंड, तो मेरे पूरे हर एक माइंड में बिलीफ जाएगा। अब आप मेरे साथ बैठे हैं, आपका पास भी ये बिलीफ वाइब्रेट होता हुआ पहुंचेगा। अब कुछ ही देर में आप भी अच्छा फील करेंगे, यार बैठ के बड़ा मजा आया, एनर्जेटिक फील हुआ। जी, वो हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। माइंड से माइंड का कनेक्शन जुड़ जाता है। और मैं अगर बिलीवर हूं ना कि महादेव सब ठीक करेंगे, तो आप भी थोड़ी देर बोलोगे यार एनर्जी है सब ठीक कर लेगी। हो सकता है आप महादेव को जानते हो, मानते हो या ना मानते हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। पर अमर बात यहां पर है कि अपने बिलीफ को तो पहले ठीक करना पड़ेगा ना। लोग हीलिंग कराते हैं, बिलीफ पे काम नहीं करते। वो सिर्फ हील इसलिए करा लेना कि ठीक है यार मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं हील कराऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा, बट ठीक है हुआ तो हुआ। और इमीडिएट रिजल्ट चाहिए उनको कि सर जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। मैं कहा देखिए जल्दी तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मैं काम करूंगा जब तक वो जड़ से चीजें निकल नहीं जाएंगी। हाँ। तो जड़ तक का वेट करना पड़ेगा। अब ये बात उनको बिलीव नहीं होती। अच्छा, रेकी में कैंसर को कैसे समझ सकते हैं? देखिए कैंसर को जैसे हम समझते हैं, कैंसर क्या है कि हमारी बॉडी में प्रोटोन्कोजीन्स होते हैं। हाँ। वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे कहते हैं कैंसर आता है। ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसके लिए बाहर से कोई एजेंट चाहिए होता है, कोई भी एजेंसी चाहिए होती है, या बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस चाहिए होता है। हाँ। किसी लेवल पे ऊर्जा के स्तर पे समझे अगर, तो आपके कर्म, कैंसर को हम कार्मिक डिसीज कहते हैं, कर्म अगर बचे हुए हैं और बचते 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 बहुत इकट्ठे हो गए तो कैंसर कंडीशन आ सकती है। मैं कह रहा हूं आ सकती है, ऐसे जरूरी नहीं कि हर किसी में आए। एक कंडीशन ये होती है घर के अंदर सप्रेस है एनर्जी, और बहुत सप्रेशन है, तो बॉडी अंदर घाव बनाती है पहले। अच्छा। घाव से ट्यूमर बनता है, और ट्यूमर बढ़ते 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 कैंसर हो जाता है। जी। कैंसर सेल क्या है कि एक ऐसा घाव बना जो कि अब अनकंट्रोलेबल हो गया है, उसे कैंसर कहते हैं। तो जो भी चीज अनकंट्रोल है, आपके अंदर कोई विचार अनकंट्रोल है, आपकी इच्छा अनकंट्रोल है, तो यू आर वेरी मच ओपन फॉर द कैंसरस कंडीशन। जहां भी आप अनकंट्रोलेबल पे चल रहे हो किसी भी लेवल पे, तो आप कैंसरस ग्रोथ कर चुके हो। अब चाहे वो विक्टोरियसनेस हो आपकी, आपका एक प्राउडीनेस हो, आपका ईगो हो, कहीं से किसी कारण से बन सकता है। तो पीपल आर नाउ डेज वेरी ससेप्टेबल टू द कैंसर, कि हाँ ओपन है कैंसर के लिए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर चल रहा है और कैंसर उसी पे प्रे करता है। सर कैंसर एक ऐसी डिजीज है हर कोई डरता है, ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा। जी जी। जब आपके पास पहली बार कोई पेशेंट आया था कैंसर का, जी, डॉक्टरों से वो डर ही चुका होता है। अधिकतर लोग पहले डॉक्टर से डर जाते हैं कि यार मेरा कैंसर ही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके जी। तो आपने उस पेशेंट की आंखों में सबसे पहले क्या देखा, फियर, पेन या होप, जब वो आपके पास आया? मौत पहली बार देखी थी, मृत्यु। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 हफ्ते गए थे डॉक्टर ने कि 2 हफ्ते हैं, बस 2 हफ्ते। और मेरे पास उनकी हीलिंग स्टार्ट हुई थी 2 हफ्ते से होते हुए 7 साल तक उन्हें कुछ नहीं हुआ था। 7 साल 2 हफ्ते थे और फिर वो 7 कीमो साल ओवर हो चुका, रेडियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ओवर हो चुकी, इंजेक्शन लग चुके, ड्रग्स खत्म हो चुकी। उसके बाद मैंने कहा मरना तो तुम्हें है, हाँ। क्या पता मौत को हम डाइवर्ट कर दें, कुछ डिले कर दें। तो उन्होंने फिर मेरे को डायलॉग बोला 3-4 दिन बाद, कहते अब मरने का मूड नहीं है। अब मूड नहीं है मरने का, मुझे बताओ ठीक कैसे होना है। हाँ। मैं कहा ये रूटीन है, कर लो ठीक हो जाओगे। 7 साल कुछ नहीं हुआ। मृत्यु कभी ना कभी तो आनी है हमें, श्योर सर। एक ना एक लेवल पे आनी है। इंसान इससे डरे क्यों? जब तक जिएंगे मजे से जिएंगे। बस उसे हम टाल सकते हैं, हम अपने रूटीन से उसे हाँ। टाल सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, अपने भय से उसे बुला रहे होते हैं और डर के। कैंसर भी सिर्फ एक नाम ही तो है। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी बॉडी कैंसर से महान है कि नहीं? कैंसर महान थोड़ी है, बीमारी तो है, जैसे आई थी भाई चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं सर कैंसर की जो ये बीमारी है, इसको अगर हम पहली स्टेज पे ही पता लगता है तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कौन से स्टेज तक के पेशेंट आए हैं जब उन्हें लगा कि अभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता? मैक्सिमम मेरे पास में 4th स्टेज केस आते हैं, लास्ट स्टेज पे आते हैं। बिल्कुल लास्ट। हाँ, मेरे पास मैक्सिमम भगवान की कृपा ऐसी है, महादेव की कृपा ऐसी है, 4थी स्टेज पे मैक्सिमम आते हैं। अच्छा। पहली दूसरी पे तो मेरे पास आएगा ही क्यों? पहली दूसरी पे तो डॉक्टर पास जाता है वो, कि क्या पता मेडिसिन से ठीक हो जाए, एनर्जी की जरूरत ही ना पड़े, पता नहीं एनर्जी वाले ठीक करे ना करें। जब वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो कहता है चलो इन्हें भी ट्राई कर लेते हैं, तब आते मेरे पास। क्योंकि अभी भी एनर्जी को लेके सबका रवैया बहुत अजीब है। हाँ। वो ये नहीं जानते, बिलीव नहीं है ना सर। लोग ये नहीं जानते कि वो कैंसर खुद भी ठीक कर सकते हैं, उन्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। हाँ। पर आमिर इतना विश्वास तो हो। विश्वास कब होता है? आप पहाड़ी से कब कूदते हो? जब कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल।
लीप ऑफ फेथ जिसे हम कहते हैं, हाँ। कब लेता है इंसान? जब कोई ऑप्शन नहीं होता। जी। पहली बार में तो ऑप्शन होता है ना कि मेडिसिन है, ये ड्रग है, वो ड्रग है, इम्यूनोथेरेपी है, इंटरफेरॉन्स हैं, कई नाम है सुने होंगे आपने। जाते हैं उनके पास, करवा के लाते हैं, सर्जरी कर देते हैं। हाँ। पूरे पूरे पेशेंट ऐसा है, आंतें काट दी, हाँ। छोटी कर दी आंतें, कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब सब कुछ कर चुके, सब ट्राई कर लिया, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो अब बस। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं डॉक्टर साहब, जो शुरुआत में ठीक हो गए, उन्हें लगता है डॉक्टर ने कहा अब आप ठीक है, साल 2 साल, लेकिन फिर एकदम से पता लगता है 4th स्टेज का हो गया अब कैंसर। बॉडी में अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, लिवर के पास कैंसर था। अच्छा। मैंने उन्हें कहा कि केवल लिवर तक कैंसर है या कहीं और भी गया है? हाँ। कहते पेट स्कैन कह रहा है कि लिवर तक है। मैं कहा मेरे कहने पे पेट स्कैन एक और करा लीजिए, मुझे लग रहा है लंग्स में भी जा रहा है और नीचे भी चला गया होगा शायद। ऑरा स्कैन करा, हमें दिख गया कि कैंसर कहाँ कहाँ, हमें डॉट्स दिख जाते हैं ऑरा के अंदर। अच्छा, ऑरा से पता लग जाता जी बिल्कुल, ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखते हैं ऑरा के अंदर। अच्छा। या एक मड कलर के, जैसा सोफा है इस कलर के कुछ हेजीनेस दिखता है। ओके। तो मुझे ऑरा के अंदर उनके लिवर से ऊपर को होते हुए लंग्स की तरफ जाते हुए स्पॉट्स दिखे, क्लेविकल तक पहुंचा हुआ था, यहां तक। ओके। उन्हें नहीं पता था इस बात के बारे में। पैट स्कैन जब कराया था तब नहीं था, अगला पैट स्कैन कराया, क्लियर कट पता लग गया। और हमें तब वहीं से फिर हमने ट्रीटमेंट वैसा ही करा फिर उनका। तो इसमें क्या होता है, हम डाइट भी देते हैं, अच्छा, इसमें मेडिटेशन भी देते हैं ताकि माइंड भी रिलैक्स रहे, बॉडी भी रिलैक्स रहे, और तब एनर्जी जाएगी तो असर करती है। जब कैंसर जो पेशेंट होता है वो जी। कीमोथेरेपी की जब नौबत आ जाती है, जी, जी। या हम एलोपैथी की अगर बात करते हैं, तो क्या इन दोनों के पैरेलल ही काम करता है रेकी भी और एनएलपी? मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैंने कभी उनको कहा ही नहीं कि आप एलोपैथी बंद कर दो। अच्छा। एलोपैथी लाइफ सेविंग मेडिसिन है। कभी कभी बॉडी के अंदर कैंसर उस लेवल तक पहुंच चुका है कि आपको हीलिंग से हम रिपेयर जितना करेंगे उतना बॉडी इंजर कर लेगी उससे ज्यादा। तो आपको एलोपैथी चाहिए फास्ट रिलीफ के लिए। जब एलोपैथी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग डोज मिलेगी, फास्ट रिलीफ होना शुरू होगा, साथ में मैं एनर्जी दूंगा और बढ़िया आ जाएगा रिजल्ट। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने किसी को हील किया हो बट वो हील ना हुआ हो? बहुत बार होता है, बिल्कुल होता है। उस केस में आप क्या करते मना कर देते हैं हीलिंग करने से। हैं? ऐसा क्यों? मनी रिटर्न नहीं करा हमने उठा के। हील हमें क्यों नहीं हो पाते? रीजन? इंजरी ज्यादा हो रही है। आमिर, आपके हाथ में चोट लगी हो, आप उसे कुरेदे जा रहे हैं, और मैं मना कर रहा हूं मत करो खुजली, ये घाव बन जाएगा। अब आप कुरेदे जा रहे हैं उसे, और 4 लोग और कह रहे हैं खुजली कर लो सही हो जाओगे। मैं कहां से ठीक कर लूंगा? True. एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है सबका अपना अपना, वो उस पे काम कर रहे हैं। कई लोगों को हमने बताया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, कर्मों के बारे में बताया कि तुम्हारे चार्ट में लिखा है, तुम्हारे ऑरा में आ रहा है, इसे ठीक कर लो। कितने ही मेरे साथ सेशन में लोग होते हैं, मैं उनका ऑरा स्कैन करके बताता हूँ कि तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा। आमिर, हर बार दिसंबर में हम एक रिट्रीट करते हैं ऋषिकेश में, तो वहां पर मैं फिजिकल हीलिंग भी देता हूँ, इस बार भी दिसंबर में होगी। तो लोग आते हैं, फिजिकल ऑरा स्कैनिंग कराते हैं, उनको मैंने कुछ बताया फिजिकली स्कैन करके। कई लोगों ने तो उससे इतना बेनिफिट लिया कि उनकी लाइफ आज पूरी बदल चुकी है। अच्छा। और कई लोग वहीं के वहीं खड़े हुए थे। और 2 व्यक्तियों को तो मैंने क्लास के अंदर सेकंड डे बोल दिया, तुम लोग क्लास अटेंड करने के मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम यहां से जा सकते हो। अच्छा। और मैंने उन्हें फर्दर अपने ग्रुप्स में इंक्लूड करने से मना कर दिया क्योंकि ये पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और उनको ये हालत थी कि रात को हमारे सेशन 1-2 बजे तक भी चलते थे। हाँ। उन्हें रूम में जाने से डर लगता था। मैं, तुम हीलर हो, तुम्हारे साथ एनर्जी है जी, और तुम किससे डर रहे हो वहां तक जाने से? लोग जब काम नहीं करते ना तो हम कर नहीं सकते उनके ऊपर। आप अपने अंदर अगर कुछ चीज डालना चाहते हो तो आप अपने लीडर हो, रूलर हो। बिल्कुल सर। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं एज अ थर्ड पार्टी, बिना कर्मों में इंटरफेयर करे हुए कि कर लो, अच्छा रहेगा। बट आप मना कर दो मुझे कि मैं आपकी बात नहीं सुनता, दैट्स योर चॉइस। मैं गॉड नहीं हूं। बिल्कुल आई कैन बी कैटलिस्ट, मैं कैटलिस्ट का रोल कर सकता हूं जी, जी, कि आई कैन कैटलाइज अ रिएक्शन। बॉडी आपकी है, बीमारी आपकी है, मैं केवल उसमें इतना ऑल्टरेशन कर सकता हूं कि इसे ठीक कैसे करना है ये बता दूं और एनर्जी डाल दूं, एसोसिएट कर दूं और एक्सेलरेशन कर दूं कि जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। बट आप अगर घाव ज्यादा ले रहे हो, आपकी कंडीशन में, अब मान लीजिए बच्चे की मैं हीलिंग कर रहा हूं, माँ बाप दोनों नेगेटिव हैं, घर में बोलते आ रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाते आ रहे हैं, बच्चे की हीलिंग कैसे हो पाएगी? कई लोग आते हैं ऑटिज्म की हीलिंग कर दीजिए बच्चे की, माँ बाप दोनों बैवलिंग कर रहे हैं सर पे उसके, बच्चा उनकी शक्लें देख रहा है। आपको ऑटिस्टिक बच्चे को ठीक करना है तो आपको उससे ज्यादा चीयरफुल होना पड़ेगा। आप चीयरफुल हैं या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बच्चे के सामने दिखाना पड़ेगा। तो हम रेकी से ऑटिज्म के बच्चों को भी हम ठीक कर सकते हैं? ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पैल्सी, आपका ब्रेन स्ट्रोक, आपके पास में हाशिमोटो और हमारा एल्जाइमर, पार्किंसंस, कितनी चीजें आई हुई हैं। पार्किंसंस में डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं, कई लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या होता है कि बॉडी के अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। हाँ। जब हम उसके अंदर एनर्जी डालते हैं तो बॉडी अपने सेल को रिजुविनेट करती है
और जैसी बॉडी के अंदर सेल अपनी ओरिजिनल ग्रोथ कंडीशन में पहुंचने शुरू होते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेल अपने आप को हील करते हैं। ये हम बाहर से एक्टिव एनर्जी देकर उसको इस स्टेट को इंड्यूस कर रहे हैं, बाकी काम बॉडी कर लेती है। एज सिंपल एज दैट। आपने ये सुना होगा शाओलिन के अंदर जो मंक्स की डेथ होती है, उनकी बॉडी पिंक होती है। अच्छा। और मरते टाइम उनका शरीर वैसा नहीं होता जैसे नॉर्मल लोगों का होता है, वो पिंक हो जाते हैं और वो छोटे बच्चे बन जाते हैं, एकदम अच्छा, यंग होते हैं। आप नेट पे सर्च कीजिए, आपके व्यूअर्स नेट पे सर्च कर सकते हैं जी। कि शाओलिन में कितने मॉन्क्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी प्रिजर्व करी और आज भी वो ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। अच्छा। ऐसे कैसे? फ्रीक्वेंसी। वो अपने अंदर जब बार बार मेडिटेशन इंड्यूस करते हैं, हीलिंग इंड्यूस करते हैं, तो हमारे अंदर फेरोमोन्स क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं। एंडोर्फिन स्पेशली हमारे ब्रेन को यंग रखते हैं, हमारा पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है, ये यूथ को मेंटेन कर देता है। इसे हम स्पिरिचुअल पोजीशन भी कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्लैंड भी कहते हैं इसे। आप वापस अपने सेल की ग्रोथ होते देख लोगे, सेल यंग होना शुरू होता है, सेल रिड्यूस होता है। आपको मैं कितने पेट स्कैन दिखा सकता हूं अपने फोन के अंदर, हमारे टीम मेंबर्स के फोन के अंदर, जिनके अंदर पेट स्कैन रिड्यूस होता दिख रहा है। अच्छा। पहले कंडीशन वो थी, फिर उसका रिड्यूस डाउन हुई है। और हमारे कितने पेशेंट से कितने और पेशेंट ने बात करी कि क्या आपका कैंसर वाकई में ठीक हुआ, ये फेक क्लेम कर रहे हैं, बात करके उन्होंने बताया। तो आज जिन जिन लोगों को आपने कैंसर ठीक किया वो फिट है? देखिए, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, वो फिट है। क्योंकि क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन की, जैसे फिट होते हैं ना वापस अनहेल्दी पे चले जाते हैं। जब तक डरे हुए होते हैं, मैंने बहुत लोगों के साथ हीलिंग करी है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद फिर वही चले गए, फिर बॉडी खराब कर ली, फिर दोबारा आए। सिद्धार्थ सर, डॉक्टर भी तो यही कहते हैं, अगर रूटीन फॉलो नहीं करा तो बीमारी दोबारा आ जाएगी। तो फिर एनएलपी और हीलिंग का इसमें रोल क्या रहा? देखिए क्या होता है, आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी है। मेडिसिन में भी सॉल्यूशन है, बट मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी है। बात सभी सही कर रहे हैं, डॉक्टर भी डॉक्टर कोई अनाड़ी इंसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जीवन उसने अध्ययन दिया सही बात है। और आप अध्ययन करने के बाद भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। हाँ। पर बात यह, उनके पास में एक टेक्निक है, उसे एलोपैथी कहते हैं। मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक्निक है कि जिससे आपका रूट कॉज भी ठीक हो सकता है। बट आप अगर लगातार एक गलत रूटीन फॉलो करेंगे तो क्या वो कर लेगा, क्या मैं कर लूंगा? ये बात फैक्ट है। मान लीजिए आप अपने रूटीन को खराब रखते हैं, आपका खाना पीना उठना बैठना सोना सब खराब हो रखा है, कितनी दिनों तक आप किसी डॉक्टर के एडवाइस के साथ चलेंगे और ठीक होता है पाएंगे? कर्म पहला होता है, कर्म ठीक करने पड़ते हैं। तो नहीं तो क्या होता है कि आप कर्म को ठीक नहीं करेंगे ना, आप डॉक्टर्स के हिस्से में आ रहे हैं, आप पुलिस के हिस्से में आ रहे हैं, आप लॉयर्स के हिस्से में आ रहे हैं, आप ऐसे प्रोफेशन में जुड़ना शुरू हो जाएंगे जहां पे कार्मिक डेट जाएगी फिर आपके पास। अच्छा। मेरे पास कितने ही लोग आते हैं, पूछते हैं इस बात के बारे में कि हमारे पास क्या दिक्कत है, हम इतना अच्छा कमा रहे हैं, हम इतने सात्विक हैं, हमारे पास कैंसर क्यों आ गया? हाँ। कार्मिक। अच्छा। फैमिली के अंदर भी होता है, आपका पास्ट लाइफ से भी आता है। तो चार्ट देखकर हमें पता लगता है कि रीजन कहां है इसका पिन पॉइंट क्या है, और पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है। मेडिसिन जो है वो इस पे काम करती है कि हमने ट्रीटमेंट करना है, सबके लिए एक सा होता है, ये फ्रीक्वेंसी, इसकी डोजेज ऊपर नीचे हो सकती है, आप इसे ही चलाएंगे। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी होती है, हाँ। केमिकल इंड्यूस होते हैं। कीमोथेरेपी के अलावा भी तो काफी सारी थेरेपी ऐसी हो सकती है ना जो हम यूज करें, बट रेकी हीलिंग के अंदर हम फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। नो डाउट केमिकल के में भी बहुत वेरिएशन हो सकता है, हाँ। हम उसमें यूज कर सकते हैं, बट ये आपकी बेसिक फ्रीक्वेंसी है, साइड इफेक्ट नहीं देगी आपको, ये उस सेल की कंडीशनिंग पे जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ अकेलेपन से, हाँ। लोनलीनेस थी बचपन से, होते 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 इंटेस्टाइन के अंदर अकेलेपन में जब इंसान होता है तो एसिड रिफ्लक्स आता है, एसिडिटी बहुत रहती है, आपका एसिडिटी इतनी बढ़ती गई कि घाव होने शुरू हो गए आंतों में, उसके बाद में कैंसरस कंडीशन ग्रोथ हो गई। अब मुझे आपके कैंसर को हील करना है या आपके अकेले होने की उस कंसेप्ट को हील करना है? पहले अकेले होने की। अगर मैंने इस पे काम कर दिया तो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। मेडिसिन काम करती है कैंसर पे, मैं काम करूंगा आपकी ओरिजिन कॉज पे, रूट कॉज पे। हीलिंग में और मेडिसिन में बस ये फर्क है। एनएलपी में भी हम रूट कॉज पे काम करते हैं, हीलिंग में भी हम रूट कॉज पे काम करते हैं। एनएलपी ब्रेन तक काम करती है, माइंड तक काम करती है, हीलिंग आपके कर्मों पे भी काम करती है, पास्ट लाइफ पे भी काम करती है। आपका हीलिंग प्रोटोकॉल क्या रहता है किसी भी पेशेंट के लिए जब आप एनएलपी और हीलिंग के थ्रू उनको हील करते हैं? अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, पिछली बात से एक संबंधित पॉइंट और आ गया, फिर मैं प्रोटोकॉल अपना यस प्लीज। जब हम हीलिंग करते हैं तो केवल आप हील नहीं होंगे, आपकी माता भी हील होंगी,
अच्छा। आपके पिता भी हील होंगे, आपकी पत्नी, बच्चे, जो कनेक्टेड है वो भी हील हो सकता है। क्योंकि जब हम नाभि की हीलिंग करते हैं ना, तो जहां जहां जिस जिसका कॉर्ड बना हुआ है आपसे, वो सभी हील होने शुरू होते हैं। तो और एक बात और, जैसे आप मेरे पास आए हीलिंग कराने के लिए, अपनी फिजिकल हीलिंग, कई लोगों ने फिजिकल हीलिंग कराई, इमोशनल बेनिफिट्स भी हुए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हुए, और कई बार ऐसा हुआ कार्मिक क्लियरेंस होना शुरू हुआ। ये भी हीलिंग का इम्पैक्ट रहता है जी। तो हमारा इसमें प्रोटोकॉल कैसा होता है कि हम पहले महादेव से परमिशन लेते हैं। तो मैं गाइडेंस लेता हूं, जब भी कोई हमें कांटेक्ट करता है, उनकी सेल्फी मंगाई जाती है, उनका डेट टाइम प्लेस मंगाया जाता है। अगर महादेव परमिट करते हैं तो फिर मैं आगे अपनी टीम के नंबर देता हूं कि मेरे टीममेट उनको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या काम करना है। पहले करता हूं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस। ओके। वहां से देखता हूं कर्मों में गुंजाइश है कि नहीं है। ये एनालिसिस वो नहीं होता कि आपने पत्री में देख लिया, अब मुझे आप पत्थर बताएंगे, आप मुझे ढकोसले बताएंगे, मैं वो नहीं करता। सिर्फ देखता हूं पॉसिबिलिटी है या नहीं है, टाइम हीलिंग का है या नहीं है, आगे वाला टाइम कब बेनिफिट का टाइम आ रहा है, और क्या ये बेनिफिट अवेल कर पाएगा। क्योंकि आमिर कई बार क्या होता है, चार्ट में पॉसिबिलिटी तो होती है बट इंसान कर्म ही नहीं करता। हाँ। चार्ट तो हमारा भरा पड़ा होता है। बिल्कुल। कई बार राजयोग होते हैं, कई बार कोई बुरे योग होते हैं, दुर्योग होते हैं। इंसान के अपने कर्म से वो योग एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं, फल ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल फल नहीं मिल पाता। अब लोग कहते हैं चार्ट में था, हमारे पास इम्पैक्ट नहीं आया। आपने हाथ हिलाए, दैट्स द रीजन। तो हम, जो मेरा प्रोटोकॉल है वो ऐसा है कि पहले महादेव से परमिशन होती है, उसके बाद में कार्मिक एग्जामिनेशन होता है, और फिर उनके पास में हीलिंग होती है। चार्ट एनालिसिस में भी हम उनकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं, जन कुंडली बनाते हैं, उनका ऑरा स्कैन करते हैं, और अगर मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं तो टैरो भी ओपन करते हैं। अच्छा। मैं अपनी सारी विद्याएं इस्तेमाल करता हूं कि कहीं किसी को कोई गलत रेमेडी ना मिले। एक गलती हमारे लिए बहुत गलत हो सकती है। और एक बात और भी होती है कई बार, अभी रिसेंटली मेरे को एक पॉइंट समझ में आया था कि टीम के अंदर मेरे पास में कई बार सही से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई मेंबर्स के द्वारा। कुछ लोग पहले भी थे, वहां से भी मैं इंफॉर्मेशन नहीं हुई, अभी भी इंफॉर्मेशन कई जगह से नहीं पहुंचती, तो मैं अपना नंबर भी दे देता हूं। अच्छा। आजकल मैंने अपना पर्सनल नंबर देना शुरू कर दिया कि आप इस पे कांटेक्ट करो, कि कोई भी दिक्कत आए, मैं सभी व्यूअर्स को बोल रहा हूं, कहीं आप मेरे से कांटेक्ट ना कर पाए, कुछ भी परेशानी हो, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास सामने शो हो रहा होगा, आप उस पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें गलती की गुंजाइश ना कहीं भी हो सकती है जब हम इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं। जी, ट्रू ट्रू। और डेली के डेली हर किसी को एंटरटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, और कितनी रिक्वेस्ट आती है। जी। तो ये मेरा प्रोटोकॉल है, इसमें मैं काम करता हूँ। सर, अगर कोई वेंटिलेटर पर है, क्योंकि जब वेंटिलेटर पर कोई चला जाता है ना, तो सिर्फ उसके घर वालों को एक ही होप होती है कि कोई चमत्कार होगा जो ये ठीक हो पाएगा। उस केसेस में रेकी और एनएलपी कैसे काम कर पाती है? एनएलपी को तो हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान का भी ब्रेन कॉन्शियस स्टेट में नहीं है। हाँ। एनएलपी तभी हो सकती है कोई कॉन्शियस हो, अवेयर हो। रेकी इसमें काम करती है। अच्छा। आपको अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने एक फोटो दिखाई थी वेंटिलेटर पे इंसान की। हाँ। उनका अभी बॉडी में फिंगर मूवमेंट शुरू हो गया है, उनका आइरिस मूवमेंट शुरू हो गया है। वो बिल्कुल कैबेज स्टेट में थे, डॉक्टर ने बोला था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये वेंटिलेटर पे है। तो अब बातचीत चल रही है, इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वाह। तो ऐसे कितने ही केसेस हैं हमारे पास में कि एनर्जी का इंपैक्ट आता है। एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। सो बेसिक कंडीशन ये है कि आपको एनर्जी ऊर्जा ही चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी ही चाहिए होती है। आप चाहे उसे गोलियों के माध्यम से लें, आप पूजा पाठ के माध्यम से लें, या आप हीलिंग के माध्यम से लें, अल्टीमेटली जो एजेंडा है वो फ्रीक्वेंसी का। मतलब हम रेकी से अपने आने वाली बीमारी को पहले से ठीक कर सकते हैं अगर हमें सही नॉलेज है तो। ऑरा स्कैनिंग से हम बता देते हैं बहुत बार कि आप इतने सालों बाद आपके पास ये दिक्कत आने वाली है। मुझे कई बार क्लाइंट ने कांटेक्ट किया। अभी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरी क्लाइंट ने मुझे शायद 5 साल बाद कांटेक्ट किया, और उसने मुझे साफ साफ लिख के दिया, कहती सर जब मैं आपसे मिली थी ना, मुझे आपका मेथड समझ में नहीं आया। अच्छा। मैंने आपके सारे कोर्सेज ज्वाइन करे क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपके साथ बात करके, क्योंकि आपने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, और मुझे मेरा ईगो बहुत प्यारा था। मैं आपसे इतनी चिढ़ गई कि मुझे नफरत हो गई आपके एक शब्द से। मैंने कहा कि ये इंसान फर्जी है, मैं इससे नहीं पढ़ूंगी, मैं कहीं और जाती हूँ। कहती आज 5 साल बाद मैं एडमिट कर रही हूँ, आपका एक शब्द सही हुआ, और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने जो बिहेवियर करा वो गलत था। आपने अपने बिहेवियर कारण से स्पष्टवादिता से क्लियरली आपने सब कुछ बोल दिया, पर मैं उस चीज को अपने ईगो पे ले गई और मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो आमिर कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं गेज करते। बिल्कुल सर। हमें पता है हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में हम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे महादेव मुझे दंड देंगे, और मुझे आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट ना तो ऑडियंस को देना ना किसी को देना, मुझे महादेव को उत्तर देना है। बिल्कुल सर।
अगर ये ताकत मिली है ना तो ये वापस भी ली जा सकती है। गलती होगी ना तो सबसे पहले मुझे भुगतनी पड़ेगी। तो मुझे पहले उनका भय है अपने काम में कि मैं गलती ना करूं। जो लोग गलतियां करते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट भी आता है। सर कितने सेशंस में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है किसी भी डिजीज में? ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये कोई हम फिक्स नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि जब हम बात कर्मों की कर रहे हैं तो आप कितने सेशन की बात कर पाओगे। मैं आपको बताता हूं कि हमने एक क्लाइंट को इन्फॉर्म करा कि आपका लिवर कंडीशन 4 महीने में ठीक हो जाएगा, जो कंडीशन है, और आज कहने से 4 महीने आए। उसने हमसे भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और उसको विद इन 3 वीक्स रिजल्ट आने शुरू हो गए। जो 3rd वीक उसने अपना स्कैनिंग कराई, जो रिपोर्ट्स आई वो बहुत प्रॉमिसिंग थी। और हमें ऐसा होता ही नहीं। किसी व्यक्ति ने हमें हीलिंग स्टार्ट होने के 1 घंटे बताया कि सर हेडेक के लिए हीलिंग कराई थी, हेडेक है ही नहीं। माइग्रेन का सीवियर अटैक आया था उनको, कहते सर हेडेक है ही नहीं। अच्छा। मेरे पास में अभी एक क्लाइंट आई थी क्लिनिक पे, फ्रोजन शोल्डर, उनको फ्रोजन शोल्डर था। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका कुछ नहीं होता, ऑपरेशन होगा सिर्फ, और लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस भी था। अच्छा। मेरे पास 1 घंटे या 1.5 घंटे सेशन चला होगा। उनका हाथ यहां से यहां पहुंच गया था और ऐसे हो गया था। सच में? पहले वो ऐसे थी, ऐसे? मेरी टीम ने देखा, उनके हस्बैंड ने देखा, उन्होंने खुद देखा। मैं कहा मैम अगर रेगुलरली आपको ट्रीटमेंट मिला जाए ना, दिलाया जाए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर जो लोग परेशान है, मैं तो सच में शॉक हो रहा हूँ जैसे आप बात बता रहे हैं। सर देखिए क्या है कि सुनने वालों के लिए ये खबर या तो हो सकती है कि आई एम मेकिंग दिस एज अ सेल्फ पब्लिसिटी, कि मैं अपनी तारीफें कर रहा हूँ, सेल्फ पब्लिसिटी कर रहा हूँ। हमारे पास केसेस आते हैं और मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि मुझे इस फेम से, इस चुनाव से फर्क नहीं पड़ता, मुझे कर्म से फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, और मैं वो वीडियोस भी शेयर करूंगा आपको जो आपने हमें वेंटिलेटर वाली भी दिखाई थी, जो भी केसेस हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में जो ये पॉडकास्ट है ये सिर्फ पब्लिसिटी नहीं है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए। देखिए सर, आजकल ना क्या है कि मीडिया में जाना और मीडिया में अपनी बातें पहुंचाना ना बहुत ही बिकाऊ हो गया है। तो लोग समझते हैं कि हमने बेचने के लिए काम करा, पैसे दे दिए होंगे, काम करा लिया होगा। सर काम ना पैसे से नहीं होता। पैसे से पब्लिसिटी तो हो सकती है, जो कर्म होता है ना हीलिंग का, वो पैसे से नहीं होता। बिल्कुल सर। आप अगर हीलिंग का पेमेंट दें और आप हीलर बन जाएं, क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा? इसके लिए तपस्या चाहिए होती है। बिल्कुल सर। और गाइडेंस चाहिए होती है, मेडिटेशन करना पड़ता है। मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, न्यूमरोलॉजी कोर्स है, हर साल मैं उसमें डेवलपमेंट करता हूं और बैठकर प्लेनेट के साथ में साधना करता हूं। मैंने ये किसी से सीखा नहीं है विद्या, ये मुझे महादेव ने एज अ गाइडेंस दी है। गुरु निश्चित तौर पर मिले हैं, पर महादेव ने जो गाइडेंस दी ना सर, मैंने उसे उतारा कलम से। अच्छा। और अब वही पास ऑन होता है। पामिस्ट्री, रेकी, इसमें नो डाउट इनिशियल फेज में कोई था, बट जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ गाइडेंस से उतरता है। जी बिल्कुल। और सर हम अगर बेईमान होंगे ना तो सबसे पहला तमाचा हमारे कान पे पड़ने वाला है। बिल्कुल सर। इससे हम बचना चाहते हैं। सर अगर मैं रेकी की बात करता हूं तो जी, कैंसर सच में पूरी तरह ठीक हो सकता है, या से मैं फिर एक लाइन बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर है? कैंसर बॉडी से पूरी तरह गायब हुआ है, पूरी तरह से बॉडी से वॉश आउट हुआ है रेकी हीलिंग से। बिल्कुल। और अपनी सेल्फ हीलिंग से भी। मैं ये नहीं कहता मेरी ही हीलिंग से, आप हीलिंग सीख लीजिए ना। किसी को, जिसको भी कैंसर है, जो कोई परेशान है कैंसर से, आप हीलिंग सीख लीजिए। आपके पास में फाइनेंस नहीं है कि आप हर महीने हीलिंग ले पाए, अफोर्ड कर पाए, आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले पाए, आप अपनी हीलिंग ले लीजिए, अपनी बॉडी के अंदर डाल लीजिए हीलिंग, सीख लीजिए इसको और अपना ट्रीटमेंट खुद करना शुरू कीजिए। सर ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनके बॉडी में 3-3 ट्यूमर रहे हैं, कैंसर रहा है, तीनों ट्यूमर गायब हो चुके, कैंसर गायब हो गया, डॉक्टर परेशान कि हुआ कैसे। श्रिंक हो गया ट्यूमर सर, वो लोग आज भी जीवित हैं, आज भी स्वस्थ है। मेरे पास कितने ही केसेस हैं। एब्डोमेन के अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर था उनके, ब्रेन के अंदर ट्यूमर था, यहां कोई गांठ पड़ी थी, यहां पर ट्यूमरस एक ग्रोथ हो गई थी उसमें, 3 जगह हीलिंग करी है। ठीक है। आईज के पीछे था एक का ट्यूमर, श्रिंक हुआ सेल्फ हीलिंग से। कुछ महीने उन्होंने हीलिंग ली, उसका कहते हैं सर अब बार बार ना खर्चा करने की हिम्मत नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मेरा फ्री हीलिंग सेशन था, उसमें डालते नाम हर हफ्ते। मॉर्निंग मेडिटेशन में हीलिंग करता हूं, उसमें नाम डालते हैं। जी जी। तो सर मेथड्स बहुत सारे हैं। देखिए हमारे पास ऐसा नहीं कि पैसे हैं तो ही ट्रीटमेंट होगा जी, पैसे हैं तो ही सब कुछ इलाज होगा। इलाज बहुत सारे हैं, पर कई लोग ना एडमेंट हो जाते हैं और वो अपने पेन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर मुझे चार्ट रीडिंग करवानी है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा एक काम कीजिए, हमारे फ्री हीलिंग सेशन में पैसे के लिए अपनी हीलिंग डाल लीजिए, आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट होगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। आमिर कितने बच्चों ने मेरी रेकी की फीस जब अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो हीलिंग में नाम डाला और कहते सर विद इन 2 वीक्स पैसे आ गए।
कहीं ना कहीं से एनर्जी ने, भाई हम जिससे मांग रहे हैं आप भी मांग लो, बिल्कुल बिल्कुल true, हम सभी एक जगह से तो मांग रहे हैं। सही बात है। और उन्होंने फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा कि सर ना तो कार्मिक क्लियरेंस आपका खराब हो ना हमारा खराब हो। कई लोग कहते हैं हमारा केस है क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, आप तो हीलर हो। मैंने आपका ठेका नहीं लिया, मैंने हीलिंग करने की बात करी है, वो मैं कर रहा हूं। पर लोग इतना मैनिपुलेशन करते हैं ना, मेरा परिवार दिक्कत में है, मेरी ऐसे ही सहायता कीजिए। आप अहंकारी हैं, फिर सहायता मांग रहे हैं, बिल्कुल सही। दुष्परिणाम होगा इसका। अच्छा, मैं सहायता करने को तैयार हूं, पर जितनी मुझे गाइडेंस है उसके हिसाब से। जी क्योंकि देखिए आमिर, ना तो चोट आपको लगे जी। ना चोट मुझे लगे, ये कार्मिक चोट होती है। कई बार हमने करके देखा लोगों के लिए, दोनों को इंपैक्ट आ गया, चोट मुझे भी लगी चोट उन्हें भी लगी। ये नहीं करना चाहिए। हेल्प है हर तरीके से अवेलेबल है, बिल्कुल कीजिए। सर। लास्ट पॉडकास्ट में जो हमने बात करी थी तो हमने उसमें 7 चक्रास को लेकर बात जी, करी बात थी, जिसमें एक मिथ बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि जी। चक्रास ब्लॉक नहीं होते, लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है। जी जी जी। अगर मैं कैंसर की बात करूं तो क्या इसमें भी कोई भी चक्रास ब्लॉक नहीं होता, या ब्लॉकेज की वजह से भी कैंसर हो जाता है? सर देखिए, दोनों हो सकते हैं इसमें। कैसे सर? ब्लॉकेज से भी कैंसरस कंडीशन क्रिएट हो सकती है, और कैंसरस कंडीशन के अंदर चक्र भी ब्लॉकेज में आ सकते हैं, क्योंकि कैंसर का स्प्रेड जहां जहां हुआ है ना, वो इनफाइनाइट ग्रोथ कर लेता है। मैंने आपको बताया था लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कि वहां पे डार्कनेस होती है। हाँ। वो डार्कनेस जो होती है वो चक्र ब्लॉकेज का ही मार कर देती है। अच्छा। और ऐसा हो सकता है कैंसर कंडीशन में चक्र ब्लॉक हो जाए। जब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो भी चक्र ब्लॉकेज हो सकता है। पितृदोष में भी चक्र ब्लॉकेज देखे गए हैं। कोई श्राप मिला हो किसी के ऊपर, कर्ज थ्रो हुआ हो, तब भी चक्र ब्लॉक होते हैं। यूजुअल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में चक्र ब्लॉक नहीं होते। अनयूजुअल कंडीशन जो होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तब चक्र ब्लॉक हो सकते हैं। सर बहुत सी बीमारियों में लोगों को लगता है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर से ये आवाज आने लगती है, यार मैं मरने वाला हूँ बस, जी, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। जी। तो वहां पे एनएलपी कैसे वर्क करेगा? हम ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज कर देते हैं। अच्छा। होप्स और अनहोप, ये ब्रेन का इंपैक्ट है। अच्छा। आप थके हुए हो, हाँ। आप बहुत ही एकदम मायूस होकर पड़े हुए हो, और लगता है जिंदगी में कोई होप नहीं है। अचानक आपके घर में आग लग गई, आप 10 बाल्टी पानी की भाग भाग के अभी सारी आग पे फेंकोगे और अपने घर की आग बुझाओगे। आप तो थके हुए थे। हाँ। ये ताकत कहां से आई? ये ब्रेन से आती है। बॉडी एक इंपैक्ट फील करती है, शरीर एक महसूस करता है कंडीशनिंग, बट ब्रेन को चेंज करते ही कंडीशन टूट जाती है। जी। तो हम कई बार कंडीशन क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक डिप्रेशन का पेशेंट आया था, मैंने एक बार डिस्कस भी किया हुआ है कि डिप्रेशन का एक सीवियर डिप्रेशन केस था बहुत साल पहले, तो वो बाहर ही नहीं आ पा रहा। उसकी फैमिली थक गई ट्राई करते करते, मैं थक गया ट्राई करते करते। तो एक दिन मैंने बहुत जोर से उसका चांटा मारा। अच्छा। और वो इतना गुस्से में आ गया चांटा पड़ते ही कि मेरे पीछे भागना शुरू हो गया। मैं रनिंग करी उसके साथ साथ, 15-20 मिनट रनिंग चली। वो इतने गुस्से में था, 15-20 मिनट भागता रहा। अच्छा। अब फुली सांस। हाँ। अब बॉडी ने क्या करा, मेटाबॉलिज्म शुरू करा। हाँ। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ, मसल मूवमेंट शुरू हुई। अब जो वो भागता गया, पसीना निकलना शुरू होगा, स्टेट चेंज हो गई, डिप्रेशन टूट गया। अब वो एक जगह बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा दहाड़े मार के। अच्छा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं क्या हुआ? कहता सर बहुत चालाक हो। कहता सर समझ गया जो करना चाहते थे। हुआ क्या कि उसकी स्टेट नहीं ब्रेक कर पा रहा कोई इतने सालों से, वो अपनी स्टेट छोड़ नहीं पा रहा। हाँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे शॉक देना पड़ेगा इसे। हाँ। ये शॉक के बगैर बाहर नहीं आएगा, तो मैंने एक्सट्रीम कंडीशन करा। हाँ। सब देखिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जज करते हैं, गेज करते हैं कौन किस कंडीशन का बंदा है। अब जो मैं आपके ऊपर थेरेपी करूंगा वो मैं यहाँ पे रूम में प्रेजेंट किसी और पे नहीं करूंगा। जी। तो एनएलपी के अंदर हमें देखना पड़ता है सामने वाला किस कंडीशन के अंदर है, देन वी डिसाइड अकॉर्डिंगली। और एनएलपी से पहले हमें साइकोलॉजी देखनी पड़ती है कि किस इंसान की कैसी साइकोलॉजी है। जी। जो मैं आपके साथ कर रहा हूं वो मैं किसी और के साथ नहीं करूंगा, और ऐसे ही मैं हर किसी में डिफरेंशिएशन करूंगा। जी। बट इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड। सर जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद वो कैंसर से पीड़ित हो, कैंसर उन्हें हो। जी। हम नहीं कहेंगे कि किसी को भी कैंसर हो, जी। बट ऐसा हो सकता है बाय चांस किसी को हो। तो उनके लिए आपका पर्सनल हीलिंग मैसेज क्या होगा? अगर वो अपने डेली फूड को इतना लाइट कर लें, आहार को इतना सूक्ष्म कर लें कि उनकी बॉडी के अंदर उस आहार से कोई दिक्कत ना आए, पानी को हील करके पिए और अपनी ब्रीदिंग को हील करके डालें। अच्छा। खाना, पानी, वायु, ये 3 चीज हील कर लें, कैंसर बॉडी में रिड्यूस डाउन होना शुरू हो जाएगा। कैसे हम पानी को हील करके पी सकते हैं? जैसे मेरे पास पानी का ग्लास रखा है, मैंने एक पॉडकास्ट में आपको बताया था कि हम अपने हैंड्स को रब करके हम पानी चार्ज कर सकते हैं। जी। और पानी को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करें और अफर्मेशन डालें, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्परस। ये कहानी हमने कितने ही क्लाइंट के साथ करी और कितनी सक्सेस मिली है इसमें।
लोग हमसे पानी चार्ज करा के जाते थे घर में आके। अच्छा। सुबह 4 बजे मेरे पास में घर के बाहर कई बार लोग नॉक करते थे कि सर पानी चार्ज कर दीजिए, हमारी दवाई का टाइम है 5 बजे। हाँ। तो बोतलें ही बोतलें दी हमने चार्ज करके, और बहुत इम्पैक्ट आता तो है। इसे हम डेली भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर बिल्कुल। सकते हैं। और आजकल जैसे एल्कलाइन वाटर का ट्रेंड चल रहा है, हाँ। स्प्रिंग वाटर का ट्रेंड चल रहा है, तो आप एल्कलाइन वाटर या स्प्रिंग वाटर को हिल करके पीजिए और जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। और अपने फूड को जी। कंट्रोल करना है। अगर बॉडी में ऑलरेडी कैंसर है, सड़न है, कोई दिक्कत है, तो आप और सड़ाने वाला खाना मत खाइए। जी। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा उपवास का महत्व, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था इसका, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कंप्लीट फास्टिंग, उसके महत्व बोला है। तो ये फास्टिंग मेथड भी अगर कोई ट्राई करेगा ना, तो बॉडी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि सर खाली बॉडी में कैंसर नहीं आता। बिल्कुल। कैंसर को कुछ खाने को चाहिए, जिसके पास कुछ होता ही नहीं, जब उठ उसके पटांग पास लोग जो खा रहे हैं। सर जिसके पास कुछ होता ही नहीं, उसके पास कौन रहता है? बिल्कुल। आपकी बॉडी में कैंसर है, आपकी बॉडी में कुछ डाला ही नहीं आपने, हाँ। तो कैंसर किस चीज पे रहेगा? बिल्कुल सर। वो तो गलना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो आप कैंसर को भी गला सकते हैं जी। अपने रूटीन से, अपनी एनर्जी से। एनर्जी से हम उसे श्रिंक करते हैं। हाँ। क्योंकि सही चीज कैंसर बर्दाश्त नहीं करता, अच्छी एनर्जी कैंसर बर्दाश्त नहीं करता, कैंसर छोटा पड़ जाता है, एनर्जी बड़ी हो जाती है। सर किसी भी डिजीज से दूर रहने के लिए कौन सी ऐसी 3 हैबिट्स आप बताना चाहेंगे जो लोगों को डेली रूटीन में लानी चाहिए? पहले मेंटल प्रोग्रामिंग, ओके। कि अपने अंदर क्रिटिसिज्म की जो एबिलिटी है और ये जो सेल्फ अवेयर ना होने की एबिलिटी है, इसे हटाना पड़ेगा। रूटीन सेटअप नहीं करते लोग, अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग इतनी हावी कर लेते हैं, अपने ऊपर सीडेंटरी लाइफस्टाइल ले लेते हैं। पहले अपना रूटीन, उसके बाद में डेली रेगुलर हीलिंग। अच्छा। और इसका टाइम भी फिक्स कर दीजिए कि इतना टाइम डेली हीलिंग करनी है। इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एक रिदम पैटर्न बन जाएगा कि इस टाइम को बॉडी हील करती है, इस टाइम बॉडी खाती है, इस टाइम बॉडी सोती है। उससे हर 24 घंटे में आप एक क्लॉक बन जाएगी कि हीलिंग एनर्जी जाएगी, बॉडी को सस्टेन करते हुए हील करेगी। अब आप 1-2 दिन में हीलिंग कर रहे हैं, गैप दे के हीलिंग कर रहे हैं, इंजरी बढ़ती जाएगी। अच्छा। और इसके साथ साथ अपने हवा और पानी को चेंज करना है। हमारे पुराने टाइम पे कहते थे हवा पानी बदल लो, इंसान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर। हवा और पानी। ब्रीदिंग कितनी करनी है? 25 मिनट्स। मेडिटेशन करते करते ब्रीदिंग करो डीप। पानी कैसे पीना है? सिप बाय सिप, घूंट घूंट करके पियो। सुबह सुबह खाली पेट 3 ग्लास या 2 ग्लास एटलीस्ट। बॉडी में जब आप ये काम करना शुरू करोगे ना, कुछ दिनों में खुद देखना कितना फर्क आता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में इस पॉडकास्ट में एक छोटे रे की एनर्जी ट्रांसमिशन कर सकते हैं जिससे ऑडियंस के लिए भी वो उस चीज को फील कर सकें? देखो, वैसे तो जितना मैंने अभी बात करी है, हाँ। इसी के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ फील होगा। हाँ। और अगर वो फील करना भी चाहते हैं, तो अब से लेके जब तक हम अभी उसको ओवर करेंगे, हाँ। अब मैं एनर्जी एक्टिवेट करता हूं और वो अपनी बॉडी के अंदर हीलिंग फील करेंगे। अच्छा। अपनी स्पाइन के अंदर। हाँ। अपने अगर दोनों पाम्स को रब करके हाँ। वो किसी जगह पे हाथ रख के बैठ जाएंगे ना, तो भी और उनको मजा आएगा। अच्छा। तो अब से लेके जब तक ये पॉडकास्ट ओवर होगा, पब्लिक अपना देखेगी काम को, कैसे हीलिंग फील होती है उनको। सर लास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करना है ताकि लोग फील भी कर सके और रैपिड फायर का मजा भी ले सके। जी जरूर। रेकी साइंस है या स्पिरिचुअल एनर्जी? बोथ। एनएलपी ब्रेन का रिमोट कंट्रोल है या सेल्फ हाइप्नोसिस? अवेयरनेस। अवेयरनेस। कैंसर डिजीज ऑफ द बॉडी या डिजीज ऑफ द माइंड? माइंड। डिजीज ऑफ द माइंड। रेकी करने से मिरेकल होते हैं, ये 100% सच है या झूठ? मिरेकल लोगों को लगते हैं, बट ये पूरी साइंस है। पूरी साइंस है। हाँ जी। हर कैंसर का एक इमोशनल कोज होता है, एग्री और डिसएग्री? टोटली एग्री, 100% एग्री। आपका फेवरेट हीलिंग अफर्मेशन कौन सा है? आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड प्रॉस्परस। आज अगर आप खुद एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो रेकी क्या है तो आप क्या कहेंगे? लव। हीलिंग मिरेकल या प्रोसेस? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। इफ कैंसर कुड स्पीक टू यू, व्हाट वुड इट से? Why you are killing me? Why you hurting me so much? अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी जी। सिद्धार्थ भारद्वाज हाँ जी। इज वन वर्ड। हीलर। ग्रेट सर, बहुत शानदार। मतलब रैपिड फायर करके तो मुझे मजा आया, लेकिन पूरे जो पॉडकास्ट में और जो लास्ट में जो आपने हीलिंग करी, ऑडियंस को भी बहुत मजा आया। और कैंसर के हर बड़ी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कैंसर कुछ भी नहीं है अगर उससे लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर है। सर कोई बीमारी कुछ भी नहीं है अगर हम उससे अपने अंदर एक इम्यूनिटी क्रिएट कर लें। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ऊपर है, इम्यूनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। आप चाहे अपने अंदर मास्क पहनकर आप लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, बिना मास्क के करिए, बट ये जो ऑरा में मास्क है ना, ये होना जरूरी है।
अपने जो माइंड पे मास्क है वो हटाना जरूरी है। बिल्कुल सर। मैंने आपके व्यूअर्स को हीलिंग देने का प्रयास किया है, जी। तो जब ये वीडियो देखेंगे जो भी कुछ आपको फील हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी अगर सवाल है, लगता है कि शायद मैं नहीं पूछ पाया सर से, तो आप कमेंट करके सर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। डिटेल्स आ रही है सर की, जो भी आपके सवाल है, जो भी क्वेरी है, कोई डिजीज ऐसी जो ठीक नहीं हो पा रही, कांटेक्ट कर लो भैया डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज से। लिटरली आपकी डिजीज को ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया थैंक आपके यू सो साथ मच, मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत ग्रेट पॉडकास्ट। हर हर नमस्कार सर।